नमस्कार दोस्तों, सतपुड़ा ITI के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज आपको ट्रांसफार्मर का पहला वीडियो आप लोगों को प्राप्त हो रहा है। इसमें से आपको पहले परिचय बताया जाएगा। चलिए आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले सबसे पहले आप घरों में सेफ रहें और किसी से ज़्यादा आपको मिलने जुलने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं ट्रांसफार्मर के बारे में। ट्रांसफार्मर को हिंदी में परिणामित्र बोलते हैं। और परिणामित्र हमारा करता क्या है, ये ध्यान दीजिएगा, मतलब परिभाषा समझिएगा कि ट्रांसफार्मर एक स्थैतिक डिवाइस है, यानी स्टैटिक डिवाइस है। और स्टैटिक शब्द क्यों रखा गया है, क्योंकि ट्रांसफार्मर के अंदर आप सभी जानते हैं कि कोई भी घूमने वाला भाग नहीं होता है, और घूमने वाले भाग ना होने की वजह से हमको उसको स्थैतिक डिवाइस बोला गया है, ठीक है। अब ये स्टैटिक डिवाइस हमारी करती क्या है, स्टैटिक डिवाइस हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती, ध्यान दीजिएगा। ट्रांसफार्मर क्या करती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को दूसरे इलेक्ट्रिकल ही एनर्जी में चेंज करती है। इसमें क्या होता है, इसमें वोल्टेज अप या डाउन होगा। वोल्टेज क्या होगा हमारा, अप या डाउन होगा, लेकिन हमारी पावर और फ्रीक्वेंसी ये दोनों हमारी सेम रहेगी। यदि हमारी फ्रीक्वेंसी 50 है तो 50 ही हर्ट्ज होगी, और हमारी पावर कुछ केवीए में है तो वो उतनी ही सेम टू सेम रहेगी, उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। चेंज किसमें होगा, हमारे वोल्टेज के मान में परिवर्तन होगा। तो इस प्रकार से हम क्या कह सकते हैं कि यह एक स्थैतिक युक्ति है जो पावर को ट्रांसमिट करती है बिना फ्रीक्वेंसी के चेंज किए बिना, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पर, इसका उद्देश्य क्या है, ट्रांसफार्मर का उद्देश्य क्या है, वोल्टेज को बढ़ाना तथा वोल्टेज को कम करना, और साथ में क्या करना, पावर को सेम रखना, फ्रीक्वेंसी को सेम रखना। ये हमारा ट्रांसफार्मर का प्रमुख उद्देश्य है। ये चीज आप लोग पेन कॉपी में जरूर नोट करते चलिएगा, ठीक है। अब जब हमारा ट्रांसफार्मर किसी भी वोल्टेज को बढ़ाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको स्टेप अप बोलते हैं। अभी हम प्रकार नहीं बता रहे हैं, अभी थोड़ा सा उसका परिचय बता रहे हैं, फिर उसके बाद ट्रांसफार्मर का प्रकार भी बताएंगे। स्टेप अप भी बोलते हैं, जिसको हिंदी में ऊंचाई ट्रांसफार्मर बोलते हैं। और जब वोल्टेज को डाउन करता है तो उसको अपचाई ट्रांसफार्मर बोलते हैं। ये आप लोग निमी की बुक में जरूर पाएंगे। ऊंचाई और अपचाई कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है, स्टेप डाउन स्टेप अप नहीं लिखा रहता, हिंदी में क्वेश्चन आता है और बच्चे हमारे कंफ्यूज हो जाते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब इसके अंदर क्या होता है कि थोड़ा सा इसकी संरचना समझना। ये हमारे ट्रांसफार्मर की कोर होती है, और इन्हीं कोर में क्या किया जाता है, वाइंडिंग की जाती है। इस भाग जिस तरफ से हम सप्लाई देते हैं, जिस तरफ से हम AC सप्लाई देते हैं, वो एरिया हमारा इनपुट कहलाता है। जिस तरफ से हम सप्लाई देते हैं वो हमारा इनपुट एरिया यानी प्राइमरी कहलाता है, और जिस तरफ से हम सप्लाई लोड को देते हैं वो हमारा कहलाता है आउटपुट एरिया, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा, जिधर तरफ टर्नों की संख्या ज्यादा होगी उधर हमारा ज्यादा वोल्टेज का क्षेत्र रहेगा, और जिधर टर्नों की संख्या कम होगी उधर वोल्टेज हमें कम प्राप्त होगा। ये बेसिक सी चीजें हैं। अब ट्रांसफार्मर में हमारा क्या होगा, दक्षता की बात करेंगे। ट्रांसफार्मर में दक्षता की जब बात की जाती है तो इसकी जो दक्षता होती है 99% होती है। कहीं 98 पॉइंट कुछ भी लिखा रहता है, 98.2 या 6 ऐसे रहेगा, लेकिन इसकी हाई दक्षता होती है। इसका कारण क्या है, सबसे बड़ी बात
कारण ये होता है कि इसमें जो सप्लाई है, लॉसेस होते हैं, ये लॉसेस का मान बहुत ही कम होते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इसमें थोड़ा सा कॉपर लॉस होगा, आयरन लॉस होगा थोड़ा, और बाकी कोई भी लॉसेस ना के बराबर होते हैं, इसलिए इसकी दक्षता बहुत ही ज़्यादा होती है। ठीक है, इसके बाद आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, आपको एसी थ्योरी पढ़ना है। एसी थ्योरी में जैसे आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस और उसमें परमेबिलिटी, रिलक्टेंस। ध्यान दीजिएगा, इन चीज़ों को आप जरूर पढ़ें। मैं यहाँ पे आप लोगों को नोट करवा देता हूँ। इंडक्टेंस आपको जरूर पढ़ना है, एसी थ्योरी में भी दिया है। ठीक है, इंडक्टेंस में दो प्रकार के, जैसे इंडक्टेंस हुआ एक सेल्फ इंडक्टेंस और दूसरा हुआ म्यूचुअल। इसके साथ में आपको पढ़ना है परमेबिलिटी, परमेबिलिटी के बाद में अभी आप लोगों को थोड़ा सा परमेबिलिटी को हिंदी में बोलते हैं चुंबकशीलता। ठीक है, और इसके बाद आपको पढ़ना है रिलक्टेंस। ये इंपॉर्टेंट है आपके, मतलब कहना चाहिए ट्रांसफार्मर के चैप्टर में, इसलिए आपको बताया जा रहा है। हाँ, रिलक्टेंस मतलब प्रतिस्थंभ। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चुंबकशीलता थोड़ा सा आप लोगों को मैं हिंट दे देता हूं यहीं से। चुंबकशीलता क्या कहलाती है, रिलक्टेंस क्या कहलाता है, ठीक है, और सेल्फ इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस और इंडक्टेंस क्या कहलाता है, थोड़ा सा आप समझ लीजिएगा। तो ये हमारा कोर है, ये हमारा पूरा कोर भाग बना हुआ है, और कोर में कुछ पदार्थ, जो कोर होता है हमारे कुछ न कुछ पदार्थ का बना होता है। ठीक है, तो कोर भाग पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। ठीक है, कोर पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, और जिसका पदार्थ की मतलब क्या कहना चाहिए आपका, चुंबकशीलता ज्यादा होगी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जो कोर का जो पदार्थ होता है वो उस कोर के पदार्थ की प्रकृति पर ही चुंबकशीलता डिपेंड करती है। कैसे, जैसे कुछ पदार्थ जैसे कॉपर हो गया, कोबाल्ट हो गया, है ना, तो इनकी क्या होती है, इनकी चुंबकशीलता 1000 गुना ज्यादा होती है, इसलिए ये पदार्थों का उपयोग कहाँ किया जाता है, कोर भाग में किया जाता है। तो ये हमारी क्या कहलाई, चुंबकशीलता कहलाई। इसके बाद है हमारा रिलक्टेंस। रिलक्टेंस क्या है, रिलक्टेंस एक प्रकार से कहना चाहिए मैग्नेटिक सर्किट है। रिलक्टेंस क्या है, एक प्रकार से मैग्नेटिक सर्किट है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, रिलक्टेंस एक प्रकार से मैग्नेटिक सर्किट है, जिसमें क्या होता है, इस मैग्नेटिक सर्किट में कुछ ना कुछ चलेगा। कौन चलता है, इस मैग्नेटिक सर्किट में हमारा फ्लक्स चलता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, रिलक्टेंस एक प्रकार से मैग्नेटिक सर्किट है जिसमें फ्लक्स चलता है। ठीक है, और यह उसका क्या करता है, उस फ्लक्स का विरोध करता है। यह गुण हमारा क्या कहलाया, यह हमारा गुण कहलाया रिलक्टेंस। ध्यान दीजिएगा, रिलक्टेंस क्या है, एक प्रकार से मैग्नेटिक सर्किट है जिसमें फ्लक्स गमन करता है, और उस फ्लक्स का ये एक प्रकार से रेजिस्टेंस है। जैसे रेजिस्टेंस क्या करता है, धारा का विरोध करता है, उसी प्रकार से रिलक्टेंस क्या करता है, फ्लक्स का विरोध करता है। ठीक है, इसके बाद समझिए, और एक चीज और ध्यान दीजिएगा रिलक्टेंस के बारे में। रिलक्टेंस S बराबर होता है क्या, MMF अपॉन फाई। ध्यान दीजिएगा, जो रिलक्टेंस होता है वो मैग्नेटिक मोटिव फोर्स अपॉन फाई के बराबर होता है। ध्यान दीजिएगा, और इसकी जो यूनिट होती है एम्पियर टर्न प्रति वेबर होती है। हाँ, ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके ऑब्जेक्टिव के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है, ये आपको ध्यान देना चाहिए। ठीक है, और इसको नोट जरूर करते चलिएगा। हाँ, और दूसरी चीज, और S बराबर यहाँ पर L अपॉन, हमें मालूम है कि आप लोग इन सब चीजों को भूल गए होंगे। एसी थ्योरी यदि आपने पढ़ा होगा, सर ने पढ़ाए होंगे तो आपको ध्यान होगा, और अन्यथा थोड़ा सा परेशानी तो आप लोगों को जरूर हुई है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यदि यहाँ पर म्यू को अनंत कर दिया जाए,
यदि क्या कर दिया जाए, इसको अनंत कर दिया जाए तो हमें क्या हो जाएगा, हमारा S क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, S क्या है, रिलक्टेंस होगा, रिलक्टेंस हमारा कम हो जाएगा। यदि इसको हमें क्या करना है, इसको कम करना है तो हमारा रिलक्टेंस फिर से बढ़ जाएगा। इसका मतलब आप लोग जानते होंगे, क्योंकि ऐसी थ्योरी में ये जरूर बताया गया। और MMF किस पे डिपेंड करता है, हमारा मैग्नेटिक मोटिव फोर्स टर्नों की संख्या इनटू एम्पियर पे, धारा पे डिपेंड करता है। ठीक है, N इंटू आई, MMF हमारा N इंटू आई पे डिपेंड करता है। ये बेसिक चीजें हैं, ये लोग आप ये चीजों को आप जरूर नोट करते रह चलिएगा। ठीक है, टर्न हमारे जैसे यहाँ पर N1 इंटू यहाँ पर I1 होगा और यहाँ पर क्या होगा, N2 इंटू I2 होगा। ठीक है, तो यहाँ का MMF अलग होगा, यहाँ पर आपका MMF अलग होगा। ठीक है, इसके बाद इंडक्टेंस क्या होता है, इसको थोड़ा सा मिटा देता हूं, हाँ ध्यान दीजिएगा। इंडक्टेंस क्या होता है समझना है, और फिर इंडक्टेंस के प्रकार। लेकिन इंडक्टेंस में 3 सेंटेंस ऐसे आते हैं जिनको हमें समझना थोड़ा सा कठिन पड़ जाता है। इंडक्टेंस यानी प्रेरकत्व, ये अलग है। इंडक्शन यानी प्रेरण, ये भी आप जानते हैं, ये भी अलग है। और इंडक्टर यानी प्रेरक, इन तीनों में अलग अलग परिभाषाएं हैं। इन तीनों को आप बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, तीनों की सेम परिभाषा मत बना दीजिएगा। सबसे पहले अपन इंडक्टेंस पढ़ते हैं, प्रेरकत्व तो पढ़ते हैं। क्या होता है प्रेरकत्व, तो एसी परिपथ का वह गुण, ध्यान दीजिएगा, एसी परिपथ का वह गुण। ठीक है, एसी परिपथ का वह गुण जो परिवर्ती धारा का विरोध करता है। समझिएगा, जो परिवर्ती धारा का क्या करेगा, विरोध करता है ना। परिभाषा बहुत आसान है, बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्या होती है इंडक्टेंस, क्या है, एसी परिपथ का वह गुण जो परिवर्ती धारा का विरोध करता है, वो क्या कहलाता है, इंडक्टेंस कहलाता है। ठीक है ना। और इसमें क्या होता है, एसी के अंदर यदि कोई कुंडली है और उसे सप्लाई से जब जोड़ते हैं तो उसमें 2 गुण पैदा हो जाते हैं। जब एसी मतलब जैसे ये हमारी कुंडली है और समझिएगा, ठीक है, इसको हम जैसे ही एसी सप्लाई से हम जोड़ते हैं तो इसमें 2 गुण पैदा होते हैं। एक फैराडे लॉ पैदा होता है और एक लेंज लॉ पैदा होता है। ध्यान दीजिएगा, एक फैराडे का नियम पैदा होता है। बात समझना, यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जरूर बनते हैं और जो कि आपको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है ना, फैराडे का नियम पैदा होता है और एक लेंज लॉ पैदा होता है। अब क्वेश्चन बनता है कि ट्रांसफार्मर में लेंज का नियम कहां पर उपयोग होता है, किस लिए उपयोग होता है ना। तो इस चीजों को समझना बहुत जरूरी है। जो आपका फैराडे लॉ है, ये क्या बताता है, हमारा जनरेटेड ईएमएफ बताता है। क्या बताता है, जनरेटेड ईएमएफ। नोट कर लीजिएगा, फैराडे का नियम हमारा जनरेटेड ईएमएफ बताता है और लेंज का नियम क्या होता है, ये बताता है आपका जनरेटेड ईएमएफ की पोलैरिटी। जनरेटेड ईएमएफ की पोलैरिटी को प्रदर्शित करता है। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ही आएंगे। आशा करते हैं आप भी अपने दोस्तों को जरूर बताइए कि हमारी क्लासेस शुरू हो चुकी हैं और आप लोग जरूर देखिए, साथ में लगातार आप पढ़ते जाइए, जिससे आपका भविष्य ज़्यादा अच्छा हो। क्योंकि आपके एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है और जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा तो आपका एग्ज़ाम तुरंत ही आपको मिल जाएगा। फिर आपको ना तो कभी पूछने का मौका मिलेगा कि सर क्या है, कैसा है, और इसलिए आप अभी से अवेयर हो जाइए और बाद के लिए आप कुछ मत छोड़िएगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।